जी न्यूज़ पर आपके साथ श्रीनगर से मैं अदिति त्यागी हूं। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन सीधे जम्मू कश्मीर से जी न्यूज़ आप जानते हैं लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। ग्राउंड पर क्या देखने को मिल रहा है, ग्राउंड पर क्या सेंटिमेंट है, ग्राउंड पर क्या काम हुआ है, क्योंकि जमीनी हकीकत पहुंचाना आप तक ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करें तो पूरे तरीके से दो धुरी आप कह सकते हैं, दो ऐसे कोने जो मिलते दिखाई नहीं देते हैं वैसा दिखाई देता है। एक तरफ प्रशासन है जो कह रहा है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के अब 2 साल पूरे होने में 6 घंटे का वक्त बाकी, और इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास, अमन, शांति रफ्तार पकड़ी है इन्होंने। तो दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो एनसी हो, बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं कि आप कह रहे थे कि 370 हटने के बाद आतंक का खात्मा हो जाएगा, आप कह रहे थे कि विकास रफ्तार पकड़ेगा, तो उसे लेकर लगातार पीडीपी और एनसी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये जो दो अलग अलग ओपिनियंस आप देख रहे हैं, उसी पर आज हमारी ये बहस है कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 2 सालों में क्या पाया है। इन सवालों के साथ क्या गुप्कार के लिए जय कश्मीर नहीं जय परिवार, क्योंकि आप देखें दोनों ही पार्टी फैमिलीज द्वारा कंट्रोल की जाती है और ये बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप उन पर ये रहा है, सबसे बड़ा हमला ये रहा है। कश्मीर क्रांति से क्या हर भ्रांति दूर हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या परिवार की मलाई से कश्मीर की भलाई हुई, ये सोचने वाली बात है। 7 दशक जम्मू कश्मीर ने क्या पाया, पीडीपी और एनसी के शासन में जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या हासिल हुआ, ये एक सवाल है। क्या खानदान के लिए विकास से सौदा कर लिया गया, ये बड़ा आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही। और 370 बहाना है, क्या मकसद जो है वो परिवार को बचाना है, ये वो सवाल है जो हम अगले आधे घंटे में उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हैं, सुशील पंडित कश्मीरी पंडित हैं और रूट्स फॉर कश्मीर के सदस्य भी हैं। हमारे साथ नीलोफर मसूद हैं जो कि एनसी से ताल्लुक रखती हैं, मीर हमीद हैं पीडीपी के लीडर हैं, और साथ ही हमारे साथ एसपी वैद हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलोफर मसूद, क्या घाटी में जो शांति लौटी है वो अच्छी नहीं लग रही? मैं कुछ डेटा रखना चाहती हूँ, शांति के साथ शुरुआत करती हूँ क्योंकि विकास, अमन और शांति के बाद विकास आता है। और जो डेटा है वो आपके सामने रख रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कोई रटा रटाया जवाब नहीं प्लीज। किसी भी तरह की हिंसा हो, पत्थरबाजी हो, आतंकी घटनाएं हो, किसी भी तरह की हिंसा हो, यहाँ तक कि रिक्रूटमेंट को लेकर बीते दिनों में हमने देखा एक नैरेटिव बढ़ाने की कोशिश की गई है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि नहीं इसमें सुधार नहीं हुआ। तो मैं डेटा रख रही हूँ आपके सामने। 2018 में 201 रिक्रूट्स हुआ करते थे, 2020 में ये 167 हुए, और 2021 में अगर 31 जुलाई तक की बात की जाए, यानी 4 दिन पहले तक की बात की जाए तो 73। तो 2018 में 201 से 73 2021 में, क्या इसे बदलाव नहीं माना जाएगा? मेरे ख्याल से बदलाव तो कोई नहीं है ग्राउंड लेवल पर। सारी ये तथ्य आप मुझे देते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलसी आई हुई है। पिछले ही महीने या इन 2 महीनों में आप देख लीजिए कितना आतंकवाद जो है, एनकाउंटर्स है चल रहे हैं, कहीं पर वो शांति नहीं है। खाली शांति की ही मैं बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं यहाँ पर ये भी बात करूंगी, 2 सालों में आपने ये कहा कि आप विकास ले आएंगी। आप मुझे ग्राउंड लेवल पर बता दीजिए किस महकमे में, किस प्रोजेक्ट में, कहां पर, किस जगह पर कोई विकास आया हुआ है। उल्टा ही यहाँ के लोग जो है बड़ी मुश्किलातों में है, दिन ब दिन उनकी मुश्किलात जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने जो आपके सामने डेटा रखा, आई एम सॉरी मैं आपको बहुत क्लियरली सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये जो डेटा रखा है ये क्या बता रहा है? 2018 में 201 से 2021 31 जुलाई तक 77, ये क्या दिखाता है? ये आपके हिसाब से रिडक्शन दिखाता है, ये इसमें कमी दिखाता है रिक्रूटमेंट में, या नहीं दिखाता आपके हिसाब से? क्योंकि फिर आपके आर्गुमेंट को समझना हमारे व्यूअर्स के लिए आसान होगा। रिक्रूटमेंट की बात नहीं है, शांति अमन के लिए आपको दूसरी चीजें भी होनी चाहिए। वो चीजें जब है ही नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि टोटली यहाँ पर कुछ खत्म हो गया है, ऐसा तो नहीं है। जो आप नंबर सामने रख रही हैं वो नंबर्स ये भी दर्शाता है कि अभी भी यहाँ पर नॉर्मलसी नहीं है। 2 साल होने को आ गए हैं, अब 6 ही घंटे है, मतलब 6 ही घंटे है अभी, जहाँ पर ये 2 साल हो जाएंगे। शांति और अमन के लिए क्या चाहिए? मैं एक सेकेंड शांति मैम, आप हम डेटा पे बात करेंगे ना, तथ्यों पे बात करेंगे, आप अमन शांति की बात करें। मैंने आपके सामने एक मिलिटेंसी से जुड़ा, मैम इस तरह से डिबेट्स नहीं होंगे प्लीज, डिबेट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। आई डोंट वांट टू रेज माय वॉइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ व्यूअर को एक अंडरस्टैंडिंग मिले, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बैठा हो चाहे वो कहीं और बैठा हो, क्लैरिटी हो। ठीक है मैम, वायलेंस में, पत्थरबाजी में, टेरर इंसिडेंट्स में, सब में तो कमी आई है मैम।
स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो हुआ करते थे, आप बता दीजिए अब उनका नंबर कितना है। चलिए मैं आप बताइए मुझे। आप कहती है अमन शांति में कोई सुधार नहीं हुआ, नहीं आए हैं, आप बता दीजिए मुझे। 5/2019 के बाद जब आपने देखा होगा एक कंप्लीट साइलेंस, किसी ने कॉल नहीं दी थी कि आप दुकानें अपनी बंद कीजिए, ऑफिस मत जाइए, स्कूल अपने बंद कीजिए। बराबर आप देख लीजिए कब तक वो प्रोटेस्ट एक शांति पूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट रखा, उसके लिए हम सबको सलाम करते। कोई किसी ने हिंसा का ये रास्ता नहीं चुना, कोई पत्थर लेकर सड़कों पर नहीं आया, बट दैट वाज द रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ऑर्डर व्हिच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंटेरियन, जो हमारे अपने पार्लियामेंटेरियन है उनकी कंसेंट के बगैर। दैट वाज द रीजन कि जो कंप्लीट एक शटडाउन रहा। क्या वो एक नॉर्मलसी को दर्शाता है? वो नॉर्मलसी को नहीं दर्शाता। ठीक है, आप नंबर दे रही है कि इसमें कमी आ गई है। मेरा ऑडियो फिक्स करा है, मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राजीव जेटली, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए मैम, तथ्यों के हिसाब से बात कर रही हूँ। अभी प्रेसिडेंट आए थे जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले, जब इस तरह की विजिट्स होते थे तो अक्सर बंद का कॉल होता था, बॉयकॉट का कॉल होता था। मैं खुद यहाँ पर थी जितने दिन प्रेसिडेंट साहब थे। लाइफ वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज एज यूजुअल, गोइंग एट इट्स ओन पेस। ये बहुत कुछ कह रहा है मैम, लेट्स नॉट बी इन डिनायल। चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, आपके एक सवाल हो सकते हैं, आप जरूर सवाल पूछें, लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, और खासतौर पर जो अमन और शांति को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, बिकॉज इट बिलोंग्स टू लॉ एंड ऑर्डर, और इससे मैसेज जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन राजीव जेटली, 2 साल में 5 अचीवमेंट्स ऐसे जिन्होंने बदला जम्मू कश्मीर को। देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी जम्मू कश्मीर की यह है कि अब जम्मू कश्मीर का व्यक्ति अपने आप को भारतीय मानता है, और भारत का व्यक्ति अपने आप को जम्मू कश्मीर का नागरिक अगर 15 साल तक रह ले तो वो अपने आप को जम्मू कश्मीर का नागरिक मानना शुरू कर सकता है कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। नहीं तो जम्मू कश्मीर तो इस देश से कटा हुआ था। जम्मू कश्मीर में घरों के अंदर बिजली नहीं थी, इन 2 सालों के अंदर एक घर के अंदर बिजली पहुँचाई गई है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का अभाव था, सड़कें बनाई गई हैं। देखिए, मुद्दा यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को ये विश्वास दिलाना, जम्मू की जनता को, कि आपके जम्मू कश्मीर में भी विकास हो सकता है, यहाँ भी रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। केवल आतंकवाद एक रोजगार नहीं है। आतंकवाद से कुछ राजनीतिक पार्टियों के घर तो चल सकते हैं, लेकिन आम जनता का चूल्हा नहीं जल सकता। आम जनता का चूल्हा जलाने के लिए, आम जनता को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात को करके भी दिखाया है, इस काम को करके भी दिखाया है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब IIT, IIM, यूनिवर्सिटीज़, जम्मू कश्मीर के बच्चों को अब मलेशिया में जाके नहीं पढ़नी पड़ेगी मेडिकल की पढ़ाई, अब जम्मू कश्मीर में वो व्यवस्था कर दी गई है। नहीं तो मलेशिया जैसे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए सीट सुरक्षित रखी जाती थी। उन्हें पता था उनके कानून ऐसे हैं कि वहाँ पर बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में अब कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर जा करके पढ़ा सकता है, और वहाँ पर स्टेबल भी हो सकता है, वहाँ अपने बच्चों की भी पढ़ाई करवा सकता है। ये सारी नहीं राजीव जेटली जी, आप मुझे 5 एक लाइन में बताइए 5 बातें। आपने कहा, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि अब एक संविधान, एक विधान और एक निशान, ये मुझे समझ में आया। दूसरा, आप मुझे कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देके बताइए सब प्लीज। आप इतनी देर बोले, मुझे 5 अचीवमेंट्स मैंने आपसे कहा था आपको लिस्ट करने के लिए, मैंने उसमें से एक संविधान और एक निशान वाली बात की, वो मुझे समझ में आ गया सर। उसके बाद जल्दी से सर 2 सेंटेंसेस में और अचीवमेंट्स क्या है जो आपके ऑपोजिशन जो है, ओपोनेंट्स जो है, उनको दिखाई नहीं दे रही, प्लीज जल्दी। 5 क्यों, मैं 1500 बताऊंगा, लेकिन आपने 5 बोला है तो 5 मैं बता सकता हूँ। 3500 मेगावाट हमने बिजली जम्मू कश्मीर ना। हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर 3500 मेगावाट बिजली हमने पैदा की है। ये जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। 1600 किलोमीटर की सड़कें। ठीक है, आपने बिजली की बात की है, और मैं सड़कों की बात बता रहा हूँ। 1600 किलोमीटर की सड़कों की बात बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया, मैंने अभी पहले भी कोट किया आपको, यूनिवर्सिटीज, IIM, IIT। ठीक है, आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, ठीक है सर। हाँ। मेरा उम्मीद ये दिखाई नहीं दे रहा PDP और NC को। जी बताइए। ये तो कह रहे हैं हमने इतना विकास किया, हम बिजली ले गए, सड़क ले गए। हाँ जी सुनिए। हाँ, नहीं ऐसा, ये बिल्कुल गलत बयानी है। ऐसा कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। 370 को हटाने के बाद यहाँ पे
आपने कहा था कि हम 50,000 नौकरियां देंगे, कहाँ गई वो नौकरियां? 370 हटाने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे कि जो हमारी लद्दाख में जमीन है वो चाइना खा गई, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा था हम रोजगार देंगे, यहाँ पे सुसाइड केसेस इतने सारे बढ़ गए हैं जो इससे पहले कभी यहाँ नहीं हुआ करता था। ये चीज हो गई यहाँ पे डेवलपमेंट में। आप देखिए पेट्रोल का प्राइस वो सेंचुरी क्रॉस कर गया। ये डेवलप तो सर मैंने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है जिस पे मैं सवाल पूछ रही थी, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर, ऐसा तो है नहीं कि महंगाई सिर्फ जम्मू कश्मीर में आई, आप जो इशू को उठा रहे हैं सर। यहाँ पे आपने नहीं सर, बिजली लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल मैंने भी इसके लिए बनाया, वो बिजली आप कहाँ लेके जा रहे हैं? वो तो आप कहीं और लेके जा रहे हैं ना। अगर यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं तो यहाँ पे आपको सब्सिडी देनी चाहिए थी। क्या सब्सिडी मिल रही है? ऊपर से डबल मिल रहा है। यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट हुआ? यहाँ पे रोजगार खत्म हो गया है। नौजवान सुसाइड, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में आपको सुधार नहीं दिखाई दे रहा। लॉ एंड ऑर्डर में आपको सुधार नहीं दिखाई दे रहा सर। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार नहीं दिखाई दे रहा आपको। आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर डजंट मैटर। विकास पे मैं आगे जवाब ले लूंगी, लेकिन जो आंकड़ा मैंने लोफा के सामने रखा ना, उनसे जवाब मिला मुझे, और ना ही मीर हमीद साहब आपसे जवाब मिला। ये कौन सा डेवलपमेंट है? आपने दहशत के नाम पे लोगों को दबा रखा है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको आप जेलों में बंद कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अमन शांति आतंकवाद में कमी आई है, 40% लोग आतंकवादी नहीं बन रहे हैं, तो इसे आप बेरोजगारी कहेंगे या एक अच्छी दिशा में जाना कहेंगे? थोड़ा समझिए तो सही। आप भी जम्मू कश्मीर के क्यों? मीर अमीर जी, आपकी मैडम तो आर्ग्यूमेंट ये देती है कि भाई बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए ताकि अमन शांति आए। आप यहाँ पे आके कह रहे हैं तो क्या हो गया सर? पहले तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपकी पार्टी चाहती क्या है। एक लाइन तो पकड़िए कम से कम। हाँ, सुनिए मेरी बात। चीन ने हमारी जमीन हड़प कर ली, उसके बावजूद आप उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, तो पाकिस्तान के साथ बात करने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, अक्साई चीन पर चर्चा हो रही है क्या अभी? नॉर्थ ईस्ट में आप कर लीजिए, अक्साई चीन पर चर्चा कर लीजिए। अगर यही चर्चा है कि चीन की कितनी जमीन, यही बात करती है कि बातचीत के जरिए आप बाकी सारी जगहों पे मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं पीसीआर को बोलूंगी प्लीज जरा इस ऑडियो को फिक्स करें सो दैट आई कैन हियर द पैनलिस्ट मोर क्लियरली। लेकिन एसपी वैद जी, यहाँ पर सब लोग डिनायल मोड में है। हर कोई यहाँ पर डिनायल मोड में है। लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मैं जानबूझकर ये लॉ एंड ऑर्डर का डेटा लेकर आई थी ताकि दर्शकों को क्लैरिटी मिले, क्योंकि जो बड़ा सवाल सब लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर विकास को लेकर बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ग्राउंड पर जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी जी न्यूज़ ने दिखाई हैं, लेकिन जो मुझे लगता है बड़ी पिक्चर है वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जो शुरू में ही हमने रिक्रूटमेंट्स की बात की, जो हमने कल स्टोरी भी दिखाई कि किस तरह से मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं, जो युवाओं को भड़काने की कोशिश हो रही थी, उन्हें भटकाने की कोशिश हो रही थी। यहाँ पे जो सुरक्षा बल है मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है? क्योंकि विकास की बुनियाद अमन शांति है। जी अदिति जी, जरा ध्यान से सुने। मैं 2-3-4 पॉइंट बड़े जो लॉ एंड ऑर्डर से कंसर्न है वो कहना चाहूँगा। सबसे पहला, जो एक इकोसिस्टम बना हुआ था जो पत्थरबाजी को, टेररिज्म को, जो सेपरेटिज्म को प्रमोट करता था, उस इकोसिस्टम को ब्रेक किया गया, पहला। दूसरा, अगर आप देखें, आपने भी ये बोला, जब भी कोई बाहर से राष्ट्रपति आते थे, प्राइम मिनिस्टर आते थे, यूनियन होम मिनिस्टर आते थे, तो बंद की काल हुर्रियत लीड करती थी। हुर्रियत उकसाती थी लड़कों को फोर्सेस में स्टोन पेल्टिंग करने के लिए, जहां इनकाउंटर साइट होते थे वहां उकराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई। जो आप देखें, जब टेररिस्ट मारा जाता था, उसका जब ब्यूरियल होता था, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ पथराव होता था, और वहाँ फिर हथियारों का नुमाइना किया जाता था, उस पर फायरिंग होती थी, और वहाँ बहुत सारे लड़कों को मोटिवेट किया जाता था टेररिस्ट बनने के लिए। तो वो चीज़ें बंद हुई। अब वो ब्यूरियल जो है वो क्वाइटली एक जगह पे होता है, और ये तमाशाबाजी सब बंद हो गई। उसके बाद आप देखें, जो NIA ने शिकंजा कसा, जो बाहर से पैसा आता था जिससे ये स्टोन पेल्टिंग होती थी। आप देखें, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स देखिए, मेरे हिसाब से
कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा कि इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए हैं और आज कहीं आपको सुनने में बहुत कम आता है कि वहाँ स्टोन, जहाँ रोज के 50 जगह पे स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट होते थे। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं जी? इसी तरीके से आप देखिए जो सेक्शंस डिप्राइव्ड थे, जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे या गोरखास थे, उनको हक नहीं था वोट डालने का, वो सब बहुत सारे सैकड़ों जो हमारे सेंट्रल लॉज थे जो पिछड़े तबके को फायदा देते थे वो एप्लीकेबल हुए। ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव रही हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस स्पीड से डेवलपमेंट होनी थी वो कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में नहीं हो पाई, लेकिन जितनी मेहनत हमारे इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में, और वो कोशिश कर रहे हैं हर जिले में हर ब्लॉक तक जाने के लिए। आप देखिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया आपने, जिस तरह से इलेक्शंस करवाए। अभी थोड़ी देर पहले आप सेंट्रल लॉ की बात कर रहे थे जी, थोड़ी देर पहले आप सेंट्रल लॉ की बात कर रहे थे, हम एक विधान एक संविधान एक निशान की बात कर रहे थे। तो अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि किस तरह से अब सेंटर के 890 लॉज जो है यानी कानून जो है अब वो एप्लीकेबल है। 205 पहले के जो स्टेट लॉज थे उन्हें रिपील किया गया। इसके अलावा 130 स्टेट लॉज को या तो मॉडिफाई किया गया या फिर उनको मॉडिफाई किया गया एंड देन अप्लाई किया गया। क्यों किया गया ऐसा? ताकि जो वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए थे उन तक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। और आप ही के पॉइंट पर एसपी वैद साहब, मैं इस इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहती थी ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें तथ्यों के माध्यम से जानकारी मिले। सुशील पंडित जी को लेकर आना चाहती हूँ। सुशील पंडित जी, दो बातें, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिस इकोसिस्टम को लेकर अभी एसपी वैद ने भी कहा कि उस इकोसिस्टम को तोड़ दिया गया है, या जैसे ही जिसके साथ मैंने शुरुआत की कि चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ हिंसा हो, कोई भी फॉर्म हो हिंसा का, उसमें हम लगातार कमी देख रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीपी एंड एनसी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी ये मानते हैं कि हाँ ठीक है अमन चैन के लिए पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अगर अमन चैन तथ्य ये दिखा रहे हो कि आ गया है तो फिर ऐसा तो होता रहा है, डिनायल मोड में क्यों? अदिति जी, किसी सोए हुए आदमी को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उस पर आप घड़ों पानी डालते जाइए, वो नहीं जागेगा। अब एनसी और पीडीपी की बात आप कर रही हैं, आप मुझे बताइए एनसी और पीडीपी ने कब इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा कि कश्मीर में एम्स आना चाहिए या आईआईएम आना चाहिए या सड़कें बननी चाहिए या बिजली पैदा होनी चाहिए? अकबर लोन है कश्मीर से, एक एमपी बारामूला से एनसी का, उसने अपने पहले चुनावी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद करके अपना भाषण शुरू किया। ये लोग आए दिन भारत से अलगाव की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने विकास मांगा नहीं था, आप कह रहे हैं हमने विकास कर दिया, तो इनके ठेंगे पर ये मानते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि विकास के बहस के ऊपर राजनीति आधारित हो। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक कर दी, ये पत्थरबाजों से पत्थर फिकवाने वाले लोग हैं, आप इनको क्या कन्विंस करेंगे कि हमने पत्थरबाजी कम कर दी? ये जिहाद से आंख मिचौली खेलने वाले लोग हैं, आप इनको क्या कहेंगे कि हमने जिहाद पर नकेल कस दी है? ताली बजाएंगे क्या उस पर? तो आप गंजे को कंगी बेचने का काम कर रहे हैं, उसके किसी काम की नहीं है ये, उसको विकास नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, तो इसलिए आए दिन कहेंगे पाकिस्तान से बात कीजिए। वो हर उस शय को, हर उस ताकत को अपनाते हैं जिससे भारत को नुकसान पहुंचता हो, तो इसलिए आपको चीन का आईना दिखाएंगे कि वो जमीन खा गया। वो बहस इन्हीं मुद्दों पर करना चाहते हैं जो आपकी राजनीति के मुद्दे नहीं है। आप शांति स्थापित करना चाहती हैं, वो बवाल काटकर आपसे फिरौती वसूलना चाहते हैं। तो आप कैसे इनको कन्विंस करेंगे? आप कैसे इनको मुतमईन करेंगे कि आपका प्रशासन ठीक चल रहा है? ठीक है, इनको आप कह रहे हैं जब इनकी मंशा ही अलग है तो इनको कन्विंस करना नामुमकिन है। नीलोफर, पहले आपका काउंटर, उसके बाद मीर साहब आपका काउंटर, जल्दी जल्दी प्लीज। ठीक है सर। सुशील जी का जो ये स्टेटमेंट अभी आया बहुत दुखनीय है। ये कश्मीर में रह चुके हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे कम्युनलिज्म की एक बू आती है। कोशिश करनी चाहिए जो भाईचारा, सच्चाई चुभती है आपको।
जो सदियों से चलता आ रहा है हमारा भाईचारा से बात कर लीजिए, जो सदियों से हमारा भाईचारा आ रहा है, इन स्टेटमेंट से उस भाईचारे का ही परिणाम है कि मैं कश्मीर में नहीं हूँ। वो भाईचारा देखा है मैंने। अब मुझे बताइए कौन सा इलेक्शन किस मुद्दे पर नहीं लड़ा गया? विकास के मुद्दे पर। क्या हम अनपढ़ थे? क्या हम जाहिल हैं? हमारे यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स हमने पैदा नहीं किए? क्या कश्मीर के अच्छे साइंटिस्ट नहीं है जो अमेरिका दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज में काम कर रहे हैं? आप ऐसे मुद्दा क्या होता है आपकी सियासत का? हजरत बल से भाषण क्या देता है फारूक अब्दुल्ला? यही कहता है ना कि ये पत्थरबाज वतन परस्त हैं। यही कहता है ना कि ये एमपी एमएलए बनने के लिए पत्थर नहीं मार रहे हैं, ये पत्थर मार रहे हैं अल्लाह की राह में। यही कहता है ना फारूक अब्दुल्ला हजरत बल से। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, हमारी डेवलपमेंट आप देख लीजिए विद रेस्ट ऑफ द स्टेट। क्या 74 इयर्स इन 2 सालों को छोड़कर यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है? खुदा के लिए कभी तो सच बोलिए। आप मीडिया पर सामने बात कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप कि यहाँ पर कोई आपकी सियासत की बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट आपकी वजह से नहीं हुई, आपके बावजूद हुई है। डेवलपमेंट की विकास हुआ है, ये आपके बावजूद हुआ है, आपकी सियासत के बावजूद हुआ है, उसकी सियासत की वजह से नहीं हुआ है। काटने से, खाली रिबन काटने से आप ये नहीं कह सकते यहाँ विकास हो रहा है। ये विकास की नींव जो है पिछली मेन स्ट्रीम। ठीक है राजीव जेटली जी निलोफर यहाँ पर जो बात कर रही है, एक सेकंड मैम, एक एक करके बोलिए प्लीज। वो कह रही हैं कि जो काम इन्होंने किया उसका रिबन आप काट रहे हैं, ये आरोप आप पर लगा रही है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। मैंने जो काम आपको गिनवाए हैं पिछले 2 साल के गिनवाए हैं। 2 साल के अंदर जो काम हमने करके दिखाए हैं, मैं उन बातों में बड़ा लंबा चौड़ा, मैं विश्वास कीजिए मुझे 2 घंटे लगेंगे अगर मैं काम बताने लगा पड़ा आपको कि क्या क्या काम हमने करके दिखाए हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये मेरी बहन है, इन्हें तो एक दुख को समझना चाहिए कि ये उस बात की पक्षधर नहीं होनी चाहिए कि 370 और 35 ए से इन्हें नुकसान हुआ है। इनका तो फायदा हुआ है। इनका फायदा ऐसे हुआ है कि अगर इनका विवाह कहीं बाहर हो जाता तो ये तो अपने घर से बाहर हो चुकी थी, ये तो कश्मीरी कहलाती भी ना, इनके तो सारे अधिकार मर जाते। ठीक है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है इसलिए एक मजबूरी हो सकती है, उस पार्टी की भाषा बोलनी है। कश्मीरी बनकर अगर ये बात रखती तो मुझे लगता है ये बात नहीं कह सकती थी जो टीवी पे बोल रही है। और कश्मीरी बनकर जो भी कोई बात रखेगा वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेगा, वो कहेगा मुझे मेरी रोटी चाहिए, मुझे मेरा कश्मीर चाहिए। आप एक अलग मुद्दे पर जा रहे हैं, वो अपने आप में एक मुद्दा है, लेकिन उनका सवाल ये है कि जो काम इन्होंने किया, यानी जो काम पीडीपी और एनसी की सरकारों ने किया, उसी काम पर आपने रिबन काटे, ये आरोप इन्होंने लगाया। लेकिन मीर हामिद साहब, सवाल यहाँ पर है, बच्चों के हाथ में, ठीक है सर, बच्चों के हाथ में, ठीक है सर, घोटाले हुए और यहाँ पर एक बड़ी डिबेट है मीर हामिद साहब, और वो बड़ी डिबेट इस बात को लेकर है कि ट्रांसपेरेंसी, करप्शन वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, सत्ता का केंद्रीकरण वर्सेस सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी ग्रास रूट्स पर आम लोगों के हाथ में पावर बनिस्बत इसके कि 1-2 परिवारों के या मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पावर है। ये एक डिबेट रही है और इस पर आपकी पार्टी से भी और एनसी से भी सवाल उठते हैं और पूछे जाएंगे सर। जी सुनिए, जो आज से 2 साल पहले से जो प्रोग्रेस हुआ है वो क्या बीजेपी ने किया है? यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट्स या यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बनी है, जो मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे बने हैं, क्या बीजेपी ने बनाए? वो पहले से नहीं बने थे, वो किन बने? आप पिछले 2 सालों का जो बोलते थे कि आप तो ये कहते थे कश्मीर के अंदर रोजगार के अभाव में लोग आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, तो आप ही बोलते थे, ये आप नहीं बोलते थे। विकास नहीं है कश्मीर में, इसकी वजह एक आतंकवाद है, ये भी आप बोलते थे। तो या हमने उसमें 40% की कटौती करके दिखाई है। आप बात करें या फिर मैं बात करूं? नहीं, आप बोलिए, आपका ही दिन है, आप कश्मीर से हैं तो आपको पहला अधिकार है बोलने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप हमसे पूछ के डिसीजन लेते, फिर आप कश्मीर के लोगों से पूछ के वो डिसीजन लेते। जो आपने इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली 370 को हटाया, फिर आप वो पूछ लेते ना यहाँ के लोगों से। नहीं, हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हटाया बताइए? हमारा एक कानून है, हमारे देश का संविधान है, उस संविधान के तहत हटाया। उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में आपको जवाब भी मिला है, अब तो आप कैसे बार बार क्लेम कर देते हैं इस बात को? नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सुनिए, 370 हटाने के टाइम आपने कहा था कि हम नॉर्मल सी, जैसे ही नॉर्मल सी होती है हम स्टेटहुड वापस करेंगे। अगर आप अभी आप कह रहे थे
कि यहाँ पे नॉर्मल सी आई है, फिर आप स्टेटहुड स्टेटहुड पे सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं है और स्टेटहुड के ऊपर बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया गवर्नमेंट ने। स्टेटहुड पे बहुत क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे मैं एसपी वैद का लेना चाहती हूँ। वही पुरानी डिबेट में वापस चले जाते हैं। हर दिन हम कोशिश करते हैं एक नई डिबेट आपके लिए लेकर आए ताकि पॉइंट दर पॉइंट आपको समझ में आए कि क्या बदलाव हुआ है और जो ऑपोजिशन है उसके सवाल क्या है। एसपी वैद साहब, फ्रॉम नाउ ऑन 2 साल पूरे हो रहे, another 5.5 hours, आप इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर रही हूँ, कितना इंप्रूव होते हुए आगे आप देख रहे हैं? क्योंकि डेटा के माध्यम से तो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर वायलेंस में एक बड़ा डिप है। देखिए अदिति जी, जहां आपने खुद फिगर दी, जो रिक्रूटमेंट की है उसमें दिख रही है कटौती, लेकिन 2 साल का अरसा बहुत कम होता है। और जहां एक मुल्क आपके पीछे पड़ा हो, आप जानती हैं पाकिस्तान का एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है इंडिया को ब्लीड बाय 1000 कट्स, और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर उसका मैदान बन गया है। कश्मीर के मेरे बच्चे भाई बहन वहां इसको झेल रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, वो बच्चे टेररिस्ट बनाया जा रहा है पाकिस्तान। ये बात हमको समझनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा हमदर्द नहीं है। अनफॉर्चुनेटली चाइना भी उनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर, जो चाइना है मैं उसको टेररिस्ट स्टेट से काम नहीं मानता। पाकिस्तान भी टेररिस्ट स्टेट वहां पर रहेगा। एसपी वैसा, मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए मैंने क्लोजिंग कमेंट्स आपको दिया था संक्षेप में जी। ये दोनों मिलके, चाइना और पाकिस्तान मिलके भारत की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर अमन शांति आती है तो ये उन्हें बुरा लगेगा। उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी जो पूरी पाकिस्तान के तो इनफैक्ट जो आर्मी और आईएसआई का वजूद है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान अगर जम्मू कश्मीर में शांति आती है तो उस पर लग जाएगा। लेकिन समझना इस बात को हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, उन्हें होगा। हमारी स्पेशल ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में श्रीनगर से फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं जी न्यूज पर। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.